नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। कश्मीर में आज का सूर्योदय आतंकियों का शिकार करने वाले भीषण एनकाउंटर के साथ हुआ, जिसमें 2 आतंकी मारे गए। इस दौरान भारतीय सुरक्षा बलों के 5 जवानों ने भी अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि आतंक की सांसें ज्यादा समय तक नहीं चलेंगी। इन वीर जवानों को आज तक नमन करता है। कश्मीर की शांति पाकिस्तान और उसके पाले हुए आतंकियों से देखी नहीं जाती। वहां आतंक फिर सर उठा रहा है और इसे कुचलना बहुत जरूरी है। पिछले कुछ समय में कश्मीर में हाइब्रिड आतंकी और आतंक के इंटर्न बहुत एक्टिव हैं। वो हिट एंड रन वाले अंदाज में हमले कर रहे हैं और माहौल में दहशत भर रहे हैं, ताकि कश्मीरी पंडितों और हिंदू अल्पसंख्यकों के लिए ये पैर कश्मीर घाटी में न जम पाए। आतंकवादी फ्रंट फुट पर दहशत का खेल खेल रहे हैं, ताकि कश्मीरी पंडितों सहित तमाम हिंदुओं और सिखों को बाउंड्री पार कर दिया जाए। ये एक तरह से 90 के दशक वाले पलायन का दूसरा भाग है। इस बड़ी चुनौती का जमीनी विश्लेषण करेंगे। इसके अलावा आज कोयले की सप्लाई में आई रुकावट और इसकी वजह से आपके इलाके में बढ़ रही पावर कट वाली समस्या का विश्लेषण करेंगे। भारत में कोयले से ही अधिकतर बिजली पैदा होती है और कोयले से चलने वाले 135 पावर प्लांट्स में से ज्यादातर में सिर्फ 4 दिन या उससे भी कम का कोयला है। कई राज्यों में प्लांट्स की कुछ यूनिट बंद हो गई हैं। कोयले की इस कमी की क्या वजह है और आप पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसे गहराई से समझिएगा, क्योंकि ये ऐसी समस्या है जो आपके चाहे बगैर आपके घर की बिजली के मेन स्विच को निष्क्रिय कर देगी और बिना पावर बैकअप के आपके लिए समय काटना मुश्किल हो जाएगा। वैसे ये सिर्फ भारत की समस्या नहीं है। यूरोप, दक्षिण अमेरिका और चीन में भी ऊर्जा का संकट है और सबकी अलग अलग वजह है। इसकी गहराई में जाएंगे और शुरू में ही आपको एक्स्ट्रा खबरदार कर देते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष संघ यानी इंडियन स्पेस एसोसिएशन को लॉन्च किया है। इसे आप भूमंडल से ब्रह्मांड तक भारतीय अंतरिक्ष उद्योग की एक प्रमुख आवाज कह सकते हैं। ये एक तरह का बूस्टर है जो अंतरिक्ष से जुड़ी भारत की व्यापारिक शक्ति को बढ़ाएगा। इस समूह के सदस्यों में लार्सन एंड टूब्रो, टाटा ग्रुप की नेल्को, वनवेब, एयरटेल, मैपमाई इंडिया और गोदरेज जैसी कंपनियां भी शामिल हैं। लेकिन विश्लेषण की शुरुआत कश्मीर को अशांत करने वाली आतंकी साजिश की खबर से करेंगे। कश्मीर में नागरिकों को निशाना बनाने वाले आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने जोरदार ऑपरेशन चलाया हुआ है। आज पुंछ में हुए एनकाउंटर की पूरी रिपोर्ट आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देखिए। शोपियां के तुलरैन गांव में घर में छिपे आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेर लिया। ये आज शाम की तस्वीरें हैं। तुलरैन के इमाम साहिब इलाके में 3 आतंकियों के छिपे होने की बात कही जा रही है। सुरक्षा बल लगातार आतंकियों को सरेंडर करने की चेतावनी दे रहे हैं। तुलरैन में हो रही मुठभेड़ जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में चौथी मुठभेड़। यमतर मजाहिद अंदर छिपस में अशुत गुजारिश करन बुश डीएसपी इमाम साहब ये तो गुजारिश करन कि तो नेरो नेबर सरेंडर करियो, हथियार त्रयो पत्थर अत करियो खड़ा तो नेबर नेरो तो यू मौक दिन कि दोबारा तो आराम से जिंदगी ब्याज जिंदगी जियो। यमतर मजाहिद अंदर छिपस में बुश डीएसपी इमाम साहब तो गुजारिश करन सिलेंडर हनस को तैयार। कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकियों ने डर और दहशत फैलाने के लिए नई रणनीति पर काम शुरू किया है। आतंकियों का टारगेट सीधे साधे नागरिकों पर है। इन पर हमला करने के लिए हाइब्रिड आतंकियों का इस्तेमाल हो रहा है, जो आम लोगों के साथ मिलकर रहते हैं और अचानक अपने टारगेट की हत्या करके वापस उसी भीड़ में मिल जाते हैं। ऐसे आतंकियों को ट्रैक करके ठिकाने लगाने के लिए भारतीय सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन चलाया और आज पुंछ में हुए भीषण एनकाउंटर में 2 आतंकवादियों को मार गिराया। हालांकि इस टकराव में आतंकियों से लड़ते हुए 4 जवान शहीद हो गए। इसके साथ ही आतंकियों के खात्मे का सबसे घातक ऑपरेशन अब शुरू हो चुका है।
सुबह की शुरुआत के साथ ही आज आतंकियों के सफाई का ऐलान हुआ। आतंकियों के खिलाफ सेना ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया। घाटी में दहशत के दुकान सजाने वालों का खात्मा भारतीय सेना ने अपनी गोलियों से किया। सेना के जवान उन आतंकियों के तलाश में थे जिन्होंने कश्मीर में डर फैलाने के लिए आम नागरिकों को निशाना बनाया। हर गली, हर सड़क पर आतंकियों के निशान का पीछा करते करते जब वो अनंतनाग, बांदीपोरा और पुंछ पहुंचे तो वहां आतंकियों के साथ जबरदस्त मुठभेड़ हुई। अनंतनाग और बांदीपोरा में हुई मुठभेड़ में सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया, लेकिन पुंछ में सेना के जवानों पर पीछे से हमला हुआ। घात लगाकर बैठे आतंकियों ने गोलीबारी की, जिसमें सेना के 5 जवान शहीद हो गए। यहां एनकाउंटर अभी जारी है, क्योंकि जब तक आतंकी जिंदा हैं, तब तक ये एनकाउंटर चलता रहेगा। जम्मू संभाग के पुंछ जिले के सुरनकोट इलाके में इस समय सेना और आतंकवादियों के बीच जो है एक मुठभेड़ चल रही है, और जो अभी खबर सामने आई है उसके अनुसार 5 जो आर्मी के पर्सनल है, जिसमें एक जूनियर कमीशन्ड जो अफसर है, वो इस एनकाउंटर में जो है शहीद हो गए हैं। दरअसल सुरक्षा बलों को आज सुबह जानकारी मिली कि सुरनकोट के जो जंगल का इलाका है वहां पर कुछ आतंकवादी छिपे हो सकते हैं। उसके बाद वहां पर एक बहुत बड़ा तलाशी अभियान चलाया गया और कुछ देर बाद वहां पर जो है आतंकवादी पाए गए और एनकाउंटर जो है मुठभेड़ शुरू हो गई। बांदीपोरा में लश्कर के जिस आतंकी इम्तियाज अहमद डार को सुरक्षा बलों ने मार गिराया, वही बांदीपोरा में मारे गए एक नागरिक की हत्या का जिम्मेदार था। डार के 4 साथी पहले ही पकड़े जा चुके थे। बीती रात ही बांदीपोरा, जो कि उत्तरी कश्मीर में आता है, वहां पर बांदीपोरा पुलिस ने 4 ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया और उसके बाद आज रात को ही वहां पर एक मुठभेड़ में टीआरएफ जो रेजिस्टेंस फ्रंट है, जिसने सिविलियन को मारने की जिम्मेदारी ली थी, उससे जुड़ा एक मिलिटेंट मारा गया है। कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकियों ने डर फैलाने की नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। हाल फिलहाल में नागरिकों पर हमला करने वाले आतंकियों को हाइब्रिड आतंकी कहा जा रहा है। हाइब्रिड आतंकी ऐसे आतंकी हैं जो आम लोगों के साथ मिलकर रहते हैं। इन हाइब्रिड आतंकियों का इस्तेमाल कश्मीर में सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने के लिए किया जा रहा है। इस बार आतंकी हिट एंड रन रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसके तहत सुरक्षा बलों और नागरिकों को खास तौर से निशाना बनाया जा रहा है। हमले के बाद आतंकी ओवरग्राउंड वर्कर के साथ काम करने लगते हैं। ओवरग्राउंड वर्कर वो लोग हैं जो आम लोगों के बीच मिलकर रहते हैं। ये तमाम हमले ऐसे आतंकी कर रहे हैं जो अभी नए भर्ती हुए हैं। नौजवान पिस्टल्स के साथ टारगेट किलिंग्स कर रहे हैं। वो चंद हिंदू, सिख या मुसलमानों को मार रहे हैं, ना कि सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमला कर रहे हैं। ये एक नया ट्रेंड है, जिससे कि जम्मू कश्मीर के अंदर दोबारा एक तरीके से अफरा तफरी फैल जाए, एक तरीके से कम्युनल टेंशन हो जाए और 90 दशक की याद लोगों को आ जाए। नए आतंकियों को ट्रैक करना मुश्किल होता है, क्योंकि उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। यही वजह है कि एनआईए और पुलिस मिलकर नए आतंकियों की कमर तोड़ने के लिए अलग से ऑपरेशन चला रही है और आज उसने कई जगहों पर छापेमारी भी की। नए आतंकियों की भर्ती लश्कर से जुड़े आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ कर रहा है। टीआरएफ कश्मीर के युवाओं को अपने संगठन से जोड़कर टारगेट किलिंग करवा रहा है। जिस युवा को हमले के लिए चुना जाता है, उसे पैसा और हथियार दिए जाते हैं। पैसा और हथियार स्थानीय आतंकियों की मदद से मिलता है। नए हाइब्रिड आतंकियों को निर्देश होता है कि मारो और भाग जाओ। हाइब्रिड आतंकी हमला करने के बाद छिपते नहीं, बल्कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में चले जाते हैं, क्योंकि उनको दिया गया टास्क पूरा हो चुका होता है। अफगानिस्तान में तालिबान की सफलता को देखते हुए कश्मीर वैली के अंदर भी पाकिस्तान की कोशिश है कि हाइब्रिड टेररिस्ट को खड़ा करे। इनकी संख्या आए दिन बढ़ रही है। ये आम लोग हैं जो अपने काम में जाते समय अपॉर्चुनिटी टारगेट्स, जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं, उनके ऊपर फायर करते हैं और फिर जाके अपना काम करते हैं
और भीड़ भाड़ में मिक्सअप हो जाते हैं, इनको पहचानना और उनको न्यूट्रलाइज करना काफी ज्यादा मुश्किल है। चुने हुए लोगों पर हमला करने और फिर वापस अपनी सामान्य जिंदगी में लौट जाने वाले इन आतंकियों का ब्रेन वॉश लश्कर के कमांडर करते हैं। इन लोगों को छोटे हथियारों से हमला करने की ट्रेनिंग दी जाती है। एक बार फिर से वहाँ मिलिटेंसी का दौर और वहाँ पे एक दहशत का माहौल फैलाने की कोशिश जो करी जा रही है इनके आकाओं द्वारा जो बाहर बैठे हैं, उस पे नकेल डालने के लिए जरूरी है कि ऐसे लोगों को जो पहले ओवरग्राउंड वर्कर थे उनको दोबारा राउंड अप करके पूछताछ करके इसकी जड़ों को ढूंढा जा सके। हाइब्रिड आतंकियों को खास तौर से उन कामकाजी लोगों को निशाना बनाने के लिए कहा जाता है जिनका समाज पर कुछ असर हो रहा, ताकि उनकी मौत से लोगों में दहशत पैदा हो सके। हाल फिलहाल में जिन लोगों पर हमला हुआ उनमें एक दवा कारोबारी और 2 शिक्षक शामिल थे। ये सभी हिंदू और सिख समुदाय से थे। हमले का एक मकसद सामाजिक भाईचारे को नुकसान पहुंचाना भी है। What is not understandable is why they're targeting innocent people who are going about their daily jobs and their livelihoods, and that is what is totally reprehensible and not acceptable at all. But it just goes to show their psyche, that they just want murder and mayhem. They don't want normalcy. पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के रहनुमाओं को ये बात हजम नहीं हो रही कि कश्मीर में भाईचारा और शांति कैसे स्थापित हो सकती है। उनको ये बात हैरान कर रही है कि लाल चौक पर इतने आराम से हिंदू त्योहारों की झांकियां कैसे निकल पा रही हैं। यही वजह है कि वो आम नागरिकों पर हमला करके उनमें डर बैठाना चाहते हैं और इसीलिए वो कश्मीरी युवाओं का ब्रेन वॉश करके टारगेट किलिंग करवा रहे हैं। अशरफ वानी, सुनील जी भट्ट के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, आज तक। सेना और आतंकियों के बीच होने वाली मुठभेड़ में आतंकी ज्यादा देर टिक नहीं पाते। वो या तो मारे जाते हैं या फिर चंद दिनों की सांसें उनको उधार मिल जाती हैं। हम आपको सेना और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ से जुड़े कुछ आंकड़े दिखाते हैं। साल 2019 में मुठभेड़ में सेना ने 163 आतंकियों को मार गिराया था और फिर 2020 में यह आंकड़ा बढ़कर 232 हो गया। यानी सेना उस दौर में आतंकियों का काल बन गई थी। इसके बाद 2021 में 7 अक्टूबर तक सेना ने 134 आतंकियों को मार गिराया। इस लिस्ट में आज मारे गए 2 आतंकी शामिल नहीं है, यानी गिनती बढ़कर 136 हो गई है और अभी पुंछ में छिपे आतंकियों के साथ मुठभेड़ चल रही है। सेना आतंकियों के खिलाफ पिछले काफी समय से ऑपरेशन ऑल आउट चला रही है और इसकी वजह से घाटी में आतंकी घटनाओं में कमी आई है। वैसे जब आतंक के खिलाफ जंग होती है तो वो अपने साथ सिर्फ गौरव और सुरक्षा का एहसास ही नहीं लाती, बल्कि दुख का सागर भी लाती है। इन मुठभेड़ों में देश ने कई भारतीय जांबाजों को भी खोया है। 2019 में हुई अलग अलग मुठभेड़ों में सेना ने अपने 78 जवानों को खो दिया। इस तरह से 2020 में 56 और 2021 में अभी तक 25 जवान प्राणों की आहुति दे चुके हैं। इन आंकड़ों में वो 5 जवान शामिल नहीं हैं जिन्होंने आज देश के खातिर अपनी जान दी। आज जिन 5 जवानों ने शहादत दी उनमें नायब सूबेदार जसविंदर सिंह, नायक मनदीप सिंह, सिपाही गर्जन सिंह, सिपाही सूरज सिंह और सिपाही वैशाख शामिल हैं। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले इन वीर जवानों को आज तक नमन करता है। 5 अक्टूबर को कश्मीर घाटी 3 हत्याओं से दहल गई थी। आतंकियों ने 3 आम नागरिकों को गोली मार दी थी। इसमें एक दवा व्यापारी, एक पंचायत सदस्य और एक रेहड़ी वाला था। इसके कुछ दिन बाद 2 शिक्षकों को आईडी कार्ड देखकर गोली मार दी गई। आतंकियों ने आईडी कार्ड देखकर धर्म का पता लगाया और यह तय किया कि इन्हें मारना है। इन लोगों का न तो सेना से कोई संबंध था, न इनसे आतंकियों को कोई खतरा था। इन लोगों को मारने का मकसद घाटी में सुधर रहे हालात को बिगाड़ना, भाईचारे के माहौल में नफरत के शोले भड़काना और सबसे बड़ी बात, लोगों के अंदर डर बैठाना। इसी डर की वजह से कश्मीर से एक बार फिर कश्मीरी पंडितों के पलायन की खबरें आने लगी। इन्हें जानते हैं आप? ये माखन लाल बिंद्रू हैं। आतंकियों ने इन्हें सिर्फ इसलिए गोली मार दी क्योंकि ये कश्मीरी पंडित थे। ये तस्वीर देख रहे हैं, ये वीरेंद्र पासवान हैं जो लहू लुहान सड़क पर पड़े हैं। इनको आतंकियों ने इसलिए गोली मार दी क्योंकि ये बाहर से घाटी में आए थे, हिंदू थे और कश्मीर में गोलगप्पे की रेहड़ी लगाते थे। इन 2 तस्वीरों में नजर आ रहे ये वो शिक्षक हैं
जिनसे मिले ज्ञान से कश्मीर के बच्चे शांति और प्रगति का पाठ पढ़ते थे। आतंकियों ने स्कूल में पहुंचकर इनके आईडी कार्ड निकाले, इनका नाम पढ़ा और देखा कि एक हिंदू और दूसरी सिख है। बस धर्म देखा और गोली मार दी। आतंकियों की गोली से मरने वाले इन लोगों की गलती बस इतनी थी कि ये कश्मीर में रहते थे, सामान्य कामकाजी लोग थे, हिंदू थे, सिख थे। बस इसी वजह से घाटी में आतंकियों के नए नए हाइब्रिड चेलों ने इन्हें मार दिया। मकसद था डर फैलाना, चेतावनी देना कि अगर हो सके तो कश्मीर से चले जाओ। ये दहशत का माहौल पैदा करने के निशाने से इस तरह की कार्रवाई जो है, और कम्युनल रंग देने के लिए ऐसी किलिंग्स को, ताकि आपसी भाईचारा जो जहां पर कश्मीर में आपस में लोगों का है उसको नुकसान पहुंचे, उसको ठेस पहुंचे। हम ये सब आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आतंकियों ने जिस मकसद से आम नागरिकों को टारगेट करना शुरू किया है उसका असर दिख रहा है। इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू के बाहरी इलाके में स्थित कश्मीरी पंडितों के सबसे बड़े शरणार्थी शिविर में, जो कि जगती इलाके में स्थित है। और यहां पर कल से जो है सैकड़ों की संख्या में जो है कश्मीरी पंडित युवक घाटी से पलायन करके आए हैं। ये वो युवक हैं जो कि कश्मीर घाटी में जो है सरकारी नौकरी कर रहे थे, वहाँ पर कार्यरत थे, लेकिन जिस प्रकार से वहाँ की जो इस समय स्थिति खराब है उसके कारण उनके मन में भय पैदा हो चुका है और इसीलिए अब वो जम्मू जो है वापस आ रहे हैं। आम लोगों को मारने वाले आतंकियों के दहशत से कश्मीरी हिंदू अब कश्मीर छोड़कर जम्मू जा रहे हैं। उन्हें डर है कि अगर वो यहाँ रहे तो कभी न कभी वो आतंकियों की गोली का शिकार हो जाएंगे। इनमें से ज्यादातर वो लोग हैं जो कश्मीर में सरकारी नौकरी करते थे। वो खुलकर तो कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन उनके चेहरों पर डर नजर आता है। आप कहाँ से आए? कश्मीर से आए हैं? आप क्या एम्प्लॉय हो वहाँ पे? तो वहाँ से अभी क्यों छोड़कर आ गए? हालात खराब है? थोड़ा बहुत है। हमने इन लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो खुलकर कैमरे पर कुछ नहीं कहना चाहते। वो हर हाल में अपनी और अपने परिवार की जान बचाना चाहते हैं। आप कहाँ से आ रहे हो भाई साहब? श्रीनगर। अच्छा, हालात खराब है वहाँ पे? नहीं, हालात नहीं, इतना खराब नहीं। 1990 के दशक में जो हालात थे वो अब इतिहास का हिस्सा है। उस दौर से जुड़ी तस्वीरें जितनी बार देखिए उतनी बार दुख होता है। व्यवस्थाओं पर गुस्सा आता है, सरकारों की नाकामियां दिखाई देती है, लेकिन सच्चाई ये है कि अब इस काले इतिहास को बदला नहीं जा सकता। लेकिन इस इतिहास से सीख लेकर भविष्य को बिगड़ने से बचाया जरूर जा सकता है। एक तरफ से सरकार जो है बड़े बड़े दावे करती है कि समूचे विस्थापित कश्मीरी पंडित समाज की जो है ससम्मान घर वापसी होगी, उनका पुनर्वास होगा, लेकिन घाटी में जो बचे कुचे हिंदू हैं उनको भी जो है सरकार सुरक्षित नहीं कर पाई है, सुरक्षा देने में विफल हो गई है। इसीलिए लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश भी है। आज इन लोगों को कश्मीर छोड़ता देख फिर दुख हो रहा है। 1990 में कश्मीरी पंडितों को सुरक्षित रूप से बसाने के लिए जम्मू में ये जगती रिफ्यूजी कैंप बनाया गया था। उम्मीद ये थी कि यहाँ से ये लोग दोबारा कश्मीर में अपने घर लौट पाएंगे। हालात सामान्य हुए तो उम्मीद बढ़ी, लेकिन हाल फिलहाल में हुए आतंकी हमलों ने लोगों को फिर खौफ से भर दिया है। आज की बात 10 साल के बाद मैंने उनके चेहरों पे डर देखा। वो बहुत डरे हुए थे, सहमे हुए थे, क्योंकि उनको लग रहा है कि आज 90 फिर से रिपीट हो रहा है। जैसे 90 में कम्प्लीटली टारगेट किया गया कश्मीरी पंडितों को, आज 31 साल के बाद फिर से कश्मीरी पंडितों को ही टारगेट बनाया जा रहा है। आपके भी कोई रिश्तेदार आए? हाँ, बहुत सारे आए। क्या कहा उन्होंने? आपकी बातचीत हुई उनसे? क्या नहीं, बातचीत यही हुई है कि वहाँ डर जैसा माहौल लगा। जो मिला उन्होंने कहा कि हिरासमेंट है और हालात खराब हैं, हम निकल करके आ रहे हैं, कुछ दिनों के लिए आ रहे हैं, हालात ठीक हो जाएंगे फिर वापस जाएंगे। 370 हटने के बाद पिछले 2 वर्षों में कश्मीर के हालात में काफी बदलाव हुए हैं। कश्मीर में बड़ी संख्या में हिंदू और सिख वापस लौटे भी हैं। यहाँ के लोगों को आतंक से काफी हद तक छुटकारा भी मिला है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से फिर से आतंक के खूनी बादल घाटी के आसमान में छा रहे हैं। किसी बड़े तूफान की आशंका से डरकर बहुत से लोग हालात बिगड़ने से पहले ही घाटी छोड़ देना चाहते हैं। जम्मू से सुनील जी भट्ट, आज तक।
खबरदार के इस हिस्से में बात करते हैं देश में बढ़ते बिजली संकट की। देश में कोयले के भंडार में भारी कमी के चलते बिजली का संकट पैदा हो गया है। अगर आप बिना पावर कट के टीवी के सामने बैठकर खबरदार देख रहे हैं तो आप उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जिन्हें अभी तक बिजली मिल रही है, वरना कोयले की कमी के चलते पंजाब और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में पावर प्लांट की कई यूनिट्स बंद हो चुकी हैं और कई प्लांट्स आधी क्षमता पर काम कर रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार कह रही है कि घबराने की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। इसीलिए केंद्र सरकार के इस दावे और पावर कट वाली जमीनी हकीकत का विश्लेषण और रियलिटी चेक करना जरूरी है। इस खबर में पहला अपडेट यह है कि पंजाब में अब तक बिजली बनाने वाली 6 यूनिट्स बंद हो चुकी हैं। पंजाब के अलावा महाराष्ट्र में 13 पावर यूनिट्स को बंद करना पड़ा है। इसके अलावा दक्षिण भारत के केरल में 4 पावर यूनिट्स बंद होने की खबर आ रही है। देश भर के दूसरे हिस्सों में पावर प्लांट्स को देखते हैं। 137 में से 72 पावर प्लांट्स के पास सिर्फ 3 दिन का कोयला बचा है। 50 पावर प्लांट्स के पास 4 से 10 दिन का कोयले का स्टॉक बचा हुआ है, जबकि नियम यह है कि सभी पावर प्लांट्स को कम से कम 20 दिनों का कोयला भंडार रखना होता है। बिजली सप्लाई पर आए संकट का पहला रुझान पंजाब से आ चुका है। राज्य में बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कहा है कि पंजाब में 13 अक्टूबर तक 3 से 6 घंटे तक रोजाना बिजली की कटौती करनी पड़ेगी। कोयले का स्टॉक खत्म होने के कारण पंजाब के अधिकतर थर्मल पावर प्लांट सिर्फ 50% बिजली का उत्पादन कर पा रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान भी इस वजह से रोजाना 1 घंटे पावर कट की शुरुआत कर चुका है। ये आंकड़े बताते हैं कि पावर प्लांट्स के पास पर्याप्त कोयला नहीं है। अगर अगले कुछ दिनों में इन प्लांट्स को कोयला नहीं मिला तो बिजली संकट आ सकता है। ये क्या भगवान की लीला पर पावर कट का प्रहार। अब रामलीला पंडाल में श्री राम का उद्घोष लगाने वाले भक्त हाथ में मोमबत्ती लेकर पूछ रहे हैं कि हे राम, ये बिजली कब आएगी। अब इन लोगों को कौन बताए कि मुरादाबाद शहर में बिजली का हरण हो चुका है। इसलिए रामलीला कार्यक्रम पर आया संकट फिलहाल टलने वाला नहीं है। दूसरी तरफ प्रशासन की मजबूरी है कि बिजली संकट के चलते शहर में कटौती करनी पड़ रही है। ऐसे में रामलीला कमेटी के पास जनरेटर का ऑप्शन ही बचा है, जो बहुत महंगा पड़ेगा। 50-55 साल पुरानी रामलीला है और कभी ऐसी समस्या नहीं आई। 2019 से रेगुलर हमें ये समस्या आई हुई है और ये कमेटी वाले बहुत परेशान हो रहे हैं। इन्हें लाइट की सुविधा नहीं मिला। बिजली कटौती के चलते यूपी के भदोही में इन बुजुर्ग महिला का गुस्सा 7वें आसमान पर है। जब बिजली सप्लाई का वादा 18 से 20 घंटे तक का है तो फिर रात भर बिजली क्यों नहीं मिल रही। तो पूरा रात में बिजली कटी रहा था। सारी रात कटला था, सवेरे भर दे थे, सारी रात लाई। ये बुजुर्ग महिला अकेली नहीं है जो बिजली संकट से जूझ रही है। यूपी के कई इलाकों में बिजली सप्लाई कम हो चुकी है। भले ही उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोयले की कमी को लेकर कोई शिकायत दर्ज न की गई हो, लेकिन अधिकारी मान रहे हैं कि कोयले की कमी के चलते बिजली कटौती की समस्या आ रही है। पूर्व जनपद में भी पिछले 3-4 दिनों से स्थिति वही है जो पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है। करीब 4 से 5 घंटे रात्रि में कटौती की जा रही है और वो इमरजेंसी रोस्टिंग की जा रही है। यूपी के मिर्जापुर में बिजली कटौती का आलम यह है कि ग्रामीण इलाकों में 8 से 10 घंटे बिजली कट रही है, जबकि सरकार ने यहां 18 घंटे बिजली सप्लाई के आदेश दिए थे। क्या कितनी देर सप्लाई है गाँव में? सप्लाई तो अभी तक हमारे यहाँ से 18 घंटे ग्रामीण फीडर चलता है, तो बिजली की समस्या के कारण लगभग 12 घंटे 11 घंटे इस वक्त दे पा रहे हैं हम लोग। क्या है, किस लिए, क्या आगे से ही सप्लाई कम आ रही है। बिजली की कमी के चलते लोगों को रोजमर्रा की दिक्कतें आ रही हैं, तो बांदा प्रशासन को बिजली कटौती के चलते इलाके में चोरी जैसी वारदात की चिंता सता रही है। खुद कलेक्टर साहब चिंता जाहिर कर रहे हैं कि त्योहार के मौसम में वारदात बढ़ सकती है। बिजली का उत्पादन कुछ कम हो रहा है, इसको लेकर के हमने जो है अभी तीनों एक्सीएन को एक दिन बुलाया था और एसी से भी बात की थी। आज भी हमने एसी से भी बात किया है कि बिजली कम क्यों आ रही, तो वही कारण बताया कि उनको जो हमारे ट्रांसमिशन को मिलना चाहिए उतनी बिजली नहीं मिल पा रही है, इसलिए बिजली कटौती हो रही है। यूपी में कोयले की कमी के चलते 8 पावर प्लांट बंद कर दिए गए। बिजली बनाने वाली कंपनियों के पास 17 दिनों का कोयला भंडार हुआ करता था, जो घटकर 4 दिनों का रह गया है।
इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम की सबसे बड़ी अनपरा परियोजना में कोयले की सप्लाई 10,000 टन कम हो रही है, जिससे हालात बिगड़ रहे हैं। कोयला संकट के कारण देश का बिजली उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। 135 थर्मल प्लांट देश में ऐसे हैं जो कोयले से चलते हैं। इनमें से आधे से अधिक में कोयला लगभग समाप्त हो गया। यूपी की तरह बिहार में भी बिजली सप्लाई पर कोयले का संकट साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं है। ये बिहार के बेगूसराय की तस्वीरें हैं, जहां आजकल 6 से 8 घंटे की बिजली कटौती चल रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बेगूसराय में मौजूद बरौनी थर्मल पावर प्लांट, जहां बिजली के प्रोडक्शन की कमी के चलते 12 से 14 घंटे की सप्लाई हो रही है। थोड़ा सा हमने जब यहाँ से बात किया विभाग से भी, तो कुछ उसमें आया था कि प्रोडक्शन में ही कुछ इशू हो रहा है। यहाँ पे इन लोगों को बिजली मिल नहीं पा रही है। पूरे स्टेट के लिए हमको लग रहा है ये इशू है, लेकिन अभी हम लोग पता चला है कि त्योहारों के समय पे बिजली की आपूर्ति प्रॉपर यहाँ के जिला को मिलेगी और सभी लोग उपलब्ध करवाएंगे। अब देख लीजिए कि देश के किन किन राज्यों में बिजली संकट बढ़ रहा है। इनमें दिल्ली, पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केरल शामिल है। लेकिन ज्यादा दिक्कत का दावा पंजाब और महाराष्ट्र कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों राज्यों की करीब 20 पावर यूनिट बंद हो चुकी हैं। अब सवाल यह है कि जब कोयले की सप्लाई की दिक्कत है तो राज्य सरकारें खुलकर अपनी परेशानी केंद्र सरकार को क्यों नहीं बता रही हैं? देश के कुछ ही राज्य कोयले की कमी की शिकायत केंद्र सरकार तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि ये वो राज्य हैं जहां बीजेपी सरकार नहीं है, यानी कोयले की सप्लाई के मुद्दे पर सियासत की मिलावट भी हो रही है। आज तक ब्यूरो। देश में बिजली संकट के कई कारण हैं। इनमें कुछ कारण है स्वदेशी, जिन्हें हमारे सिस्टम की कमियों ने तैयार किया है, लेकिन देश की सरकारों के पास इन कमियों को दूर करने का सही मौका है। जबकि कुछ कारण इंटरनेशनल हैं, जिनका ताल्लुक उन देशों से है जहां से कोयले की सप्लाई होती है। लेकिन इसके लिए बिजली की डिमांड और कोयले की सप्लाई वाले अंतर को भी समझना होगा। इस समय देश में हर दिन 400 करोड़ यूनिट्स की खपत हो रही है और इस बिजली का करीब 70 से 75% उत्पादन कोयले से ही होता है। इसके अलावा 3% बिजली गैस से, 10% बिजली हाइड्रो पावर प्लांट से तैयार होती है। बिजली बनाने में न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट की भूमिका सिर्फ 3%, जबकि ग्रीन एनर्जी की बात करें और सोलर पार्क के जरिए 3% और विंड टर्बाइन से सिर्फ 4% बिजली बनाई जाती है। यानी जिस ग्रीन एनर्जी की बातें देश की सरकारें पिछले कई वर्षों से करती आ रही हैं, उसकी हकीकत ऊंट के मुंह में जीरे जैसी है। कोयले से बिजली बनाना भले ही आसान और सस्ता पड़ता है, लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि इसके लिए हमेशा कोयले पर निर्भर रहना पड़ता है। भारत में कोयले की 75% सप्लाई देश के अलग हिस्सों से होती है, जबकि 25% कोयला दूसरे देश जैसे इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से आता है। इसकी कीमत लगभग दोगुनी हो चुकी है। यानी भारत की मजबूरी का फायदा उठाकर दूसरे देश इस समय का इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे भी कहा जाता है कि धंधे में भावनाओं का कोई स्थान नहीं होता, लेकिन देश में जो हालात पैदा हो रहे हैं उनमें सियासी भावनाओं में करंट दौड़ रहा है। बिजली संकट के मसले पर राज्य और केंद्र सरकार तालमेल बैठाने के लिए एक दूसरे को सियासी करंट लगा रहे हैं। भारत में कोयले के संकट से बिजली कटौती वाला टेंशन है, लेकिन ऊर्जा की आपूर्ति से जुड़ी यह दिक्कत सिर्फ भारत की नहीं है। दुनिया के कई हिस्से इन दिनों ऊर्जा की कमी से जूझ रहे हैं। इसे आपको समझाने के लिए हमने इस खबर की पूरी पिक्चर तैयार की है। दुनिया का ये ऊर्जा संकट प्राकृतिक गैस, कोयला और अन्य सोर्स से डिमांड और सप्लाई में अंतर की वजह से पैदा हुआ। डिमांड सप्लाई के अंतर का असर यह है कि समूचे यूरोप में 2021 में प्राकृतिक गैस की कीमतें कई गुना बढ़ी हैं। ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि सामान्य से अधिक ठंडक से नेचुरल गैस के प्रोडक्शन पर असर पड़ा और सप्लाई जरूरत से कम हुई। 2021 में यूरोप में प्राकृतिक गैस की कीमतें 400% तक बढ़ गई। महंगी प्राकृतिक गैस की वजह से 2021 में यूरोप में बिजली 250% तक महंगी हो गई। चीन में कोयला सप्लाई में कमी से बिजली उत्पादन कम हुआ। बीते 18 महीनों में सितंबर में पहली बार चीन में फैक्ट्री आउटपुट घटा। यूके में पंपों के पास पेट्रोल डीजल समेत ईंधन का संकट बना हुआ है, जबकि लेबनान में आर्थिक संकट की वजह से वहां के 2 सबसे बड़े पावर प्लांट ठप पड़ गए। इससे लगभग पूरे देश में 24 घंटे से अधिक का ब्लैकआउट रहा। अपने देश भारत में कोयले का संकट है, हालांकि सरकार का दावा है कि इससे पावर सप्लाई का संकट नहीं होगा। सरकार के अनुसार इसमें अधिक डिमांड और आर्थिक गतिविधियां बढ़ने का शुभ संकेत है। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक।